myself CM Dikshit and today we are going to discuss about फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बात करेंगे। केमिकल किनेटिक्स का अगला टॉपिक है, तो इसमें हम सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है गाइस? तो द रिएक्शन in which the rate is directly proportional to concentration of reactant। मतलब क्या होगा कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के डिपेंड करता है। जीरो ऑर्डर में हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, डिपेंड करेगा। तो इसका रेट क्या हो जाएगा? इसका रेट लॉ हो जाएगा। अगर मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, A1 इज द रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट था, क्या था ये रिएक्टेंट था। अब ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा? रेट इज इक्वल टू दी के ए टू द पावर 1। ए टू द पावर 1 ये बताता है हमें कि ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 1 है। सो इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसीलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम गाइस यहाँ पे देखते हैं, इसकी यूनिट यहीं पे देख लेते हैं। यूनिट क्या होगी इसकी? तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे के की यूनिट कैसे निकालेंगे। रेट इज इक्वल टू के और ए टू द पावर 1। तो यहाँ पर रेट की यूनिट क्या होती है? रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन पर मिनट टाइम होता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होता है गाइस? मोल लीटर इनवर्स अपॉन में सेकेंड, मोल लीटर इनवर्स अपॉन में सेकेंड। इधर लिख देते हैं के ए इज द मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर कंसंट्रेशन मीन्स मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। तो देखो गाइस, ये यूनिट मोल लीटर इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? K इज इक्वल टू सेकेंड नीचे है ऊपर जाएगा, तो सेकेंड इनवर्स आ गई। इसकी यूनिट क्या था इसमें? सिंपल, K की यूनिट यहाँ पे आ गई। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसका डिफरेंशियल रेट लिखते हैं। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, उसको लिखने से पहले कुछ यहाँ पे रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को बताते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स भी कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद में हम डिफरेंशियल करते हैं। एग्जांपल्स, जैसे कि एक एग्जांपल है, सीधा एग्जांपल है, कई बार पढ़ा होगा आप लोगों ने, CH3COO C2H5। दिस इज इथाइल एसीटेट की जब हम करवाते हैं हाइड्रोलिसिस, इसकी जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं हम, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे बनता है एसिटिक एसिड CH3COOH और इथाइल अल्कोहल बनता है C2H5OH। ओके, तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और भी इसके एग्जांपल हैं, जैसे दूसरा लेते हैं 2N2O5। ये क्या करता है? बनाता है, इसकी जब हम इसके डिकम्पोजिशन करते हैं तो 4NO2 प्लस O2 बनता है। 4 to the 8 और 2 10, 5 to the 10। देखो रिएक्शन बैलेंस है। एंड थर्ड, और भी इसके एग्जांपल है, जैसा कि हमने ले लिया H2O2 की जब हम डिकम्पोजिशन इसका करवाएंगे, इसका ब्रेकडाउन करवाएंगे, तो यहाँ पे वाटर बनता है गाइस, वाटर बनता है प्लस ऑक्सीजन गैस बनती है, ये बैलेंस हो गई। अब और भी इसके एग्जांपल है। लास्ट इसका एग्जांपल है ऑल द डिके, रेडियो एक्टिव डिके। एक्चुअली दिस इज रेडियो एक्टिव डिके। ऑल द रेडियो एक्टिव decay reactions are first order reactions
जितनी भी रेडियो एक्टिव डिके रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने लिख दिए। अब हम लिखेंगे इसका डिफरेंशियल रेट निकालेंगे, उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट इसका इक्वेशन निकालेंगे हम। तो गाइस इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ और फिर आगे बढ़ूंगा मैं। तो डिफरेंशियल रेट निकालते हैं इसका। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होती है? फिर से वही काम करेंगे। एक रिएक्टेंट लिया ए जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अब रिएक्टेंट ए जब टाइम हमारा टी था, जब टाइम हमारा t = 0 था, तो जो रिएक्टेंट है वो कितना था, ए लिया हमने, तो प्रोडक्ट क्या होगा, 0। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट तो 0 होगा अभी, या फिर कह सकते हो रिएक्शन जैसे स्टार्ट होती है उस समय प्रोडक्ट तो नहीं बना होगा ना, प्रोडक्ट 0 होगा उस समय, तो प्रोडक्ट हो गया अभी यहाँ पे 0। अब क्या है, जब टाइम हमने ले लिया t सेकेंड, टाइम ले लिया हमने, तो t सेकेंड टाइम पे क्या होगा, x इसमें से निकल चुका है, x रिएक्शन जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो बचेगा क्या यहाँ पे, a - x, रिमेनिंग पार्ट बचेगा यहाँ पे। अच्छा, कब, एट टाइम t पे, तो इसके लिए डिफरेंशियल रेट लिखते हैं यहाँ पे, तो माइनस डी a अपॉन में dt = k a⁻1, ठीक है, जिसको हम लिखते नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, तो इसकी वैल्यू dA मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। तो कितनी वैल्यू रखेंगे गाइस, देखो जब भी हम चेंज निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो फाइनल वैल्यू क्या है A की, A - x, इनिशियल वैल्यू क्या थी, A थी, इसमें से हमने A को माइनस कर दिया, तो क्या आएगा, माइनस और प्लस का A कट जाएगा, माइनस का x मिलेगा, इस माइनस की x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस और माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस, तो क्या आएगा, x अपॉन में t = k और a। अब a क्या है, a एट टाइम t पे कंसंट्रेशन है, क्या है, एट टाइम t पे, जब हमने टाइम t लिया तब उसका कंसंट्रेशन, तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं a - x अपॉन में t = k a - x। ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम गाइस, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को फाइंड करते हैं, इसको निकालते हैं, कैसे निकलेगी, तो ओके, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे निकालेंगे, फिर से वही करते हैं सिस्टम, जैसा हमने 0 ऑर्डर में किया था वैसे करेंगे। इसमें एक हमने लिया रिएक्टेंट जो कि कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, तो इसके लिए रेट लॉ लिखते हैं पहले हम। रेट कितने, 2 टाइप से लिख सकते थे हम, तो रेट हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो डिफरेंशिएशन के टर्म में, मींस क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, नेगेटिव ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब dA अपॉन में dt, और दूसरा हम क्या लिख सकते थे, k के टर्म में, ये। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंज करेंगे, इस नेगेटिव साइन को उधर लेके जाते हैं और dt को उधर लेके जाते हैं, a को इधर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे dA अपॉन में a इक्वल टू, नेगेटिव साइन को उधर लेके गए, माइनस हो गया, k और dt को ऊपर लेके गए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हो गया k.dt। ये आ गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट दिस इक्वेशन टेकिंग लिमिट्स। और लिमिट्स क्या लेंगे हम, a0, जो कंसंट्रेशन की लिमिट होगी, कंसंट्रेशन की वो क्या होगी, a0 से 80, a0 to 80।
एंड टाइम की लिमिट क्या होगी, टाइम की जो लिमिट लेंगे हम वो 0 से t सेकेंड होगी, 0 से t सेकेंड। अच्छा, तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं गाइस, तो कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, 1/a, इसको मैं अलग लिख रहा हूं यहाँ पे, 1 में a, इसको मैं अलग लिख ले रहा हूं, इनटू da, समझते रहे ना, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे a0 टू at। a0 मीन्स एट टाइम जब 0 था, मीन्स उसका कह सकते हो इनिशियल कंसेंट्रेशन, और ये at क्या है, टाइम t पे उसका कंसेंट्रेशन। ठीक है, इधर देखते हैं माइनस, और k इज द कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इंटीग्रेट, उसका इंटीग्रेशन नहीं करते तो उसको बाहर ले लेंगे हम, माइनस k को हमने एक्सक्लूड कर लिया, बाहर कर लिया, लिमिट ले लिया 0 से लेकर के t तक, और यहाँ पे आ गया dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो गाइस क्या आएगा, देखो यहाँ पे देखिए क्या आएगा। अब ये जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 में x इंटू dx, इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू नेचुरल लॉग में आती है ln x, इसकी वैल्यू आएगी ln x, नेचुरल लॉग में ली जाती है। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी तो है 1 में x इंटू dx, तो क्या आएगी ln x, ln a, लिमिट लगा देंगे यहाँ पे a0 से लेकर के at, लिमिट लगा दिया, इक्वल टू माइनस के, यहाँ पर भी वही करेंगे, dt का इंटीग्रेशन t आएगा, और t के हम उसमें लगा देंगे लिमिट्स 0 से लेकर के t तक, लिमिट लगा दिया। अब इस लिमिट्स को हम इसमें अप्लाई करते हैं, लिमिट्स को अप्लाई करते हैं। तो गाइस देखिए इसको पहले ऊपर से लगाते हैं, ऊपर वाले को यहाँ पे करते हैं, तो ln a की जगह क्या आएगा, at आएगा, मतलब एट टाइम t पे कंसंट्रेशन, माइनस इसको अप्लाई करेंगे ln इनिशियल का हमने लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर दिया, इधर भी लिमिट अप्लाई करते हैं, तो माइनस का k तो बाहर था, क्या आएगा t माइनस 0। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट भी आता है जिसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, उसको हम भूल गए थे, तो इसको यहाँ पे लगाते हैं। एक्चुअली हम इसलिए छोड़ दिया था मैंने क्योंकि इसकी वैल्यू इसमें 0 आएगी, कैसे आएगी वो अभी बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मैं अभी इसको नोट डाउन कर लेता हूँ, अभी हट जाएगा ये, टेंशन नहीं। अब इसको मैं जरा इधर इरेज कर देता हूँ। ओके, इसको, इस नेगेटिव वाले टर्म को राइट साइड में लेके जाओ, क्या हो जाएगा, ln at इज इक्वल टू ln a0 माइनस kt प्लस i। i इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब टाइम 0 होगा, जब टाइम 0 होगा तो टाइम 0 होगा तो जो कंसंट्रेशन होगा 80 वो a0 के ही तो बराबर होगा। अभी तो कुछ प्रोडक्ट हुआ ही नहीं, कुछ इसमें से निकला ही नहीं, तो जो टाइम t वाला होगा ना कंसंट्रेशन, वो a0 के ही बराबर तो होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ही तो होगा पूरा। तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या होगा 80 ln 80 की जगह क्या हो जाएगा a0 इक्वल टू ln a0 की जगह a0 रहेगा माइनस k मल्टीप्लाई 0 प्लस i, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है 0 हो जाएगा। इसको इधर लेके आओ, ln a0 माइनस ln a0, ये भी 0 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के i इज इक्वल टू 0 आएगा हमें। ठीक है, इसीलिए मैंने वहां पे छोड़ दिया था i की वैल्यू। अच्छा, तो i की वैल्यू 0 आ गई। अब इस 0 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन, जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे, तो क्या ln at इज इक्वल टू ln a0 माइनस kt, ये आ गई इक्वेशन। और इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, इसका आगे यूज करेंगे हम, इसीलिए इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया।
ln AT इक्वल टू ln A0 माइनस KT। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, इसको करते हैं हम मॉडिफाई। कैसे करेंगे मॉडिफाई, तो इस चीज को जो हम ln A0 को जो इधर ले गए थे राइट साइड में, उसको फिर से लेफ्ट में लेके आएंगे। तो मॉडिफिकेशन करते हैं, इसका मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा, ln AT इधर था, इसको भी इधर लेके आएंगे, माइनस ln A0 माइनस ln A0 क्या बचेगा, इक्वल टू माइनस KT बचेगा। अब यहाँ पे गाइस क्या है, एक फॉर्मूला लगता है log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन में n, ये होता है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लॉग नहीं, यहाँ पे ln है तो ln लेंगे, नेचुरल लॉग ln AT अपॉन में A0 इक्वल टू माइनस का KT, इक्वल टू माइनस KT आ जाएगा यहाँ पे। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, क्योंकि इसका हम आगे यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे इसको हम एक इक्वेशन दे देते हैं, नंबर दे देते हैं। अब इसको गाइस क्या है, इसको आगे कैसे मॉडिफाई करेंगे हम, इस माइनस साइन को मुझे हटाना है, तो पहले क्या करता हूँ मैं, इन दोनों को एक्सचेंज कर लेता हूँ इक्वल टू के इधर उधर। तो क्या आएगा, माइनस का KT इधर आ जाएगा, इधर क्या आएगा ln AT अपॉन में A0, ठीक है। अब क्या करूंगा, अगर दोनों तरफ में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ से या फिर मैं दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आएगा, ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो KT इज इक्वल टू माइनस ln AT अपॉन में A0, ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको पहले यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, क्या आया है, T को मैं इधर लेके आता हूं, K इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में T ln AT अपॉन में A0। अब अगर मुझे इस साइन को भी हटाना हो तो मैं क्या करता हूं, ln में जो log है उसके इनको पोजीशंस को मैं उलट देता हूं, तो माइनस साइन भी हट जाएगा, यहाँ पे उसको भी हटा देते हैं। तो K इज इक्वल टू 1 अपॉन में T और ln AT अब नीचे आ जाएगा, तो A0 अपॉन में AT हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, अब ln को अगर हमें, ये नेचुरल लॉग है, इसको हमें log बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, ln जो है log बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो log बेस 10 इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, तो इसकी जगह पे ये पुट कर देते हैं हम, क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू 2.303 log A0 अपॉन में AT, ये आएगा। और यही फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, इस पे आते हैं क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ, 1, 2 और 3, ठीक है। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं, कंसंट्रेशन पुट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टाइम T पे कंसंट्रेशन क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन A था, और एट टाइम T पे कंसंट्रेशन क्या था, A माइनस का X, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको एक और तरीके से मॉडिफाई करता हूं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 को मॉडिफाई करता हूं। क्या है इक्वेशन नंबर 2 थी, ln AT अपॉन में A0 ln AT अपॉन में A0 इक्वल टू माइनस का KT। अब इस ln को मुझे हटाना है, ln को हटाने के लिए मुझे इसका एक्सपोनेंशियल करना पड़ेगा, तो एक्सपोनेंशियल इसमें लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाएंगे, तो देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ln की पावर AT अपॉन में A0, ये है, ओके, AT अपॉन में A0 इक्वल टू, इधर भी लगा देते हैं एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस का KT। अब यहाँ पे जो होता है, ये वैल्यू जो होती है
एक्सपोनेंशियल ln इसकी वैल्यू, तो जो इस टोटल की वैल्यू आएगी वो इतने के बराबर आएगी, मतलब 80 अपॉन में a0 के बराबर आएगी। कैसे आएगी ये चीज बताते हैं। तो देखो मतलब यहाँ पे जो हम करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, e की पावर ln, अगर x है तो इसकी वैल्यू x के बराबर आती है। e टू द पावर ln x है तो इसकी वैल्यू x के बराबर आती है। क्यों आती है, चलो प्रूव करके दिखाते हैं। तो मान लिया कि हमने y जो है किसके बराबर है, e की पावर ln x के बराबर है, ठीक है। e टू द पावर ln x इज इक्वल टू y मान लिया हमने। अगर ये y x के बराबर है तो y इज इक्वल टू x आएगा। अभी कैसे आएगा देखो, अब इसका क्या करेंगे, टेकिंग ln, नेचुरल लॉग ले लेते हैं हम दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा ln y इज इक्वल टू ln e टू द पावर फिर से ln x, e टू द पावर ln x। अब क्या है यहाँ पे log m टू द पावर n क्या होता है, n को पहले ले आते हैं, log के पहले, तो क्या हो जाएगा ln y, तो इधर था ln y लेफ्ट में था, इधर क्या हो जाएगा, ये जो पावर है वो पहले आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा ln x इंटू ln e, ठीक है, इंटू ln e। अब ln e की वैल्यू तो 1 होती है। क्यों वैल्यू 1 होती है, क्योंकि बेस इसका ln का जो बेस होता है log बेस e, और e की वैल्यू 1 के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है ये वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या आएगा ln y इज इक्वल टू ln x। अब ln और ln को हम कैंसिल कर देंगे तो y इज इक्वल टू x बचेगा। इसका मतलब ये मैंने आपको प्रूव कर दिया कि e टू द पावर ln x इज इक्वल टू x आता है। चलो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, मैथमेटिक्स है थोड़ी सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, e टू द पावर ln a t अपॉन में a नॉट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a t अपॉन में a नॉट मिलेगा हमें, ठीक है, इक्वल टू e टू द पावर माइनस का kt। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, a t इज इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस का kt। ये आ गई आपकी इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। इसको मैं मिटा देता हूं यहां से पहले, एक्सपोनेंशियल फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। अच्छा, एक और नाम है इसका जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका और नाम है, क्या नाम है, विलहेल्माई इक्वेशन, विलहेल्माई इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो ये इस इक्वेशन को हम ये नाम देते हैं, आपको याद रखना है। अच्छा, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 उसके बाद 4 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसकी हाफ लाइफ, इसकी जो हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमें इक्वेशन मिली थी, मेन वाली इक्वेशन, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इस पे आएंगे, इसके लिए हम निकालते हैं इसकी हाफ लाइफ। तो क्या होगी हाफ लाइफ गाइस, हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो व्हाट इज द हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का मीन्स होता है कि वो टाइम जिस टाइम में ओरिजिनल मीन्स इनिशियल कंसेंट्रेशन का जो अमाउंट है वो आधा बचे और आधा कंज्यूम हो जाए, मीन्स द टाइम इन विच हाफ ऑफ द अमाउंट, मैं लिख देता हूं यहां पे, द टाइम in which half of initial amount of reactant consumed, ठीक है। वो टाइम जिस टाइम में जो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, इनिशियल अमाउंट होता है, उसका आधा अमाउंट कंज्यूम हो जाता है।
उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो गाइस देखते हैं यहाँ पे, तो देखो क्या है, एट टाइम टी टी क्या, टी 1/2 मीन्स टी हाफ, और टी 50% भी इसको हम लिख सकते हैं। टी हाफ और टी 50% इज क्या होगा, इतने टाइम पे जो कंसंट्रेशन जो रिमेनिंग रहेगा, जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन रहेगा, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ किसका, रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट मीन्स रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मीन्स क्या कह सकते हैं, AT, ठीक है। तो AT कितना होगा, देख लो यहाँ पे, AT होगा A0 जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा, या फिर ये कह सकते हो कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा अमाउंट कंज्यूम हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो AT की वैल्यू क्या हो जाएगी, A0/2। ओके, अब यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, क्या होती है, K = 2.303 T log, जिसका बेस 10 होता है, log बेस 10 A0/AT, A0/AT। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। ओके, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन थी ये, इसको जो कि हमने पढ़ा था। अब इसमें ये वैल्यूज को पुट करते हैं, जो ये वैल्यू दे रखी है इनको पुट करते हैं। तो गाइस देखिए, K = 2.303 T की जगह रखेंगे T हाफ, T 1/2 log A0 की वैल्यू तो A0 ही रहेगी, A0 की जगह A0 ही रख देंगे, बट AT की जगह A0/2 रख देंगे। तो A0/2, जो अपॉन में 2 होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा वो। अब देखो A0 से A0 कट जाएगा, बचेगा 2, क्या बचा, देखो K = 2.303 T 1/2 T हाफ इंटू log 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ln के टर्म में लिखना चाहूँ, ln के टर्म में, तो 2.303 log को मैं ln लिख सकता हूँ, और तो ये एक तो इक्वेशन ही आ गई, ठीक है। अब इसको अभी बताएंगे, इसको अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूँ, log 2 की वैल्यू यहाँ पे अगर पुट कर देता हूँ, तो K क्या आएगा, K = 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन में K। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो K = 0.693 अपॉन में K आएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे ln के टर्म में लिखना हो तब कैसे लिखेंगे, तो इस चीज को जो इतनी वैल्यू है 2.303 log को मैं ln में कन्वर्ट कर दूंगा, तो K = ln 2 अपॉन में T हाफ, ln 2 अपॉन में T 1/2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने K लिख दिया है, वो गलती से लिख गया, यहाँ पे T हाफ होगा, T यहाँ पर भी ये लिख गया, T हाफ 1/2, ओके। तो ये आ गया कुल मिलाकर के इसका फॉर्मूला ये। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले में कि क्या जो T हाफ है इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, देखो इसको मैं इधर ले आता हूँ, K को इधर ले आता हूँ, तो क्या होगा, T 1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में K, ये आ जाएगी T हाफ की वैल्यू। अब इसमें कहीं इनिशियल कंसंट्रेशन है, नहीं है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें जो T हाफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, मींस इंडिपेंडेंट हाफ लाइफ पीरियड इज independent of initial concentration of reactant। ओके, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन टर्म है ही नहीं तो उस पर इंडिपेंडेंट होगा।
अच्छा, तो ये हमने हाफ लाइफ की बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंटरवल ऑफ टाइम की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर टाइम इंटरवल ले लें हम बोले कि इतने टाइम में इतना कंज्यूम होता है तो और इतने टाइम में इतना कंज्यूम होता है, तो उसके लिए कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन for interval of time। तो कुछ टाइम इंटरवल लेते हैं, उसके लिए हम फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को निकालते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। इसको कैसे हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। अच्छा, तो देखिए गाइज, जैसे कि मैंने बोला कि एक रिएक्शन हो रही है और उसमें टाइम t1 पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था वो इतना था, A1 था, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे लेट एट टाइम t1 द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज A1, ठीक है। एंड एट टाइम t2 पे रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन था वो कितना था, कंसंट्रेशन इज A2। देन फ्रॉम इक्वेशन, तो एक इक्वेशन यहाँ पे हम लेंगे जो कि हमने अभी पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं, अभी पढ़े हैं। तो वहाँ इक्वेशन मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ln A t इज इक्वल टू ln A नॉट माइनस का KT। ये इक्वेशन हमने 2 या 3 इसको नाम दिया था, तो इसको अभी पढ़ा था हमने, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इन वैल्यूज को हम अप्लाई करेंगे। देखो t1 टाइम पे कंसंट्रेशन क्या था रिएक्टेंट का, t टाइम पे A1 होगा, क्या होगा ln A1, ओके, ln A1। ln A नॉट तो सेम ही रहेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन है वैसे रहेगा, माइनस K इंटू T1 टाइम पे A1 कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का। अच्छा, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा इक्वेशन करते हैं, ln A2 इक्वल टू ln A नॉट माइनस का K T2। कब, जब टाइम T2 था तो उसका कंसंट्रेशन क्या था रिएक्टेंट का, A2। अब क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। 2 को 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो करते हैं सब्सट्रैक्ट। तो पहले इसको लिखते हैं, इक्वल टू के लेफ्ट साइड की चीजों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या होगा, ln A1 माइनस ln A2, ln A1 माइनस ln A2, A1 माइनस ln A2। अब इसको लिखते हैं पहले इक्वल टू के इधर ln A नॉट माइनस K T1, ओके। अब यहाँ पे लगाते हैं एक माइनस का साइन और लगाते हैं ब्रैकेट में हम इस चीज को लिखेंगे पूरा, क्या लिखेंगे, ln A नॉट माइनस का K T2, ठीक है, माइनस का K T2। अच्छा, अब अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ये पार्ट नेगेटिव का हो जाएगा और ये नेगेटिव का था पॉजिटिव का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे। इसमें क्या है कि इसमें इस चीज को तो हम ये भी कर सकते हैं, log m माइनस n इज ऑल्सो इक्वल टू द log m बाई n। तो इसको क्या कर सकते हैं, ln A1 अपॉन में A2, इसको हम ये कर सकते हैं, ओके। इधर देखते हैं, ln A नॉट माइनस K T1 माइनस ये भी ln A नॉट
और ये माइनस और माइनस का हो गया प्लस के T2। अब देखो ये नेगेटिव का और ये पॉजिटिव का कट जाएगा आपस में, क्या बचेगा? जो बचेगा उसको हम इधर नोट करते हैं। तो ln A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे? माइनस का के T1 और प्लस का के T2, क्या बचेगा? के T2 माइनस के T1। अब इसमें से k कॉमन ले लिया तो k कॉमन ले लेंगे, ln A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू के T2 माइनस का T1। ओके, अब k को एक तरफ रखते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। तो k को मैं लेफ्ट में लिख देता हूँ, k इज इक्वल टू क्या होगा? इसको इधर लेके आते हैं तो 1 अपॉन में T2 माइनस T1 और ln A1 अपॉन में A2, ये आ जाएगा। ln को हटा देंगे, log के टर्म में लिखेंगे, यहाँ पे log बेस 10 के टर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा? k इज इक्वल टू 2.303 log A1 अपॉन में A2 और यहाँ पे नीचे आ जाएगा T2 माइनस का T1। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। किसके लिए? इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। इसमें देखो दो टाइम है, T2 है और T1 है। तो अगर कभी ऐसा आता है तो इस इक्वेशन का आप यूज करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है? अच्छा, सो ये हमने फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के बारे में बताया और जितनी भी चीज़ें थी उतनी चीज़ें मैंने बता दी। एक एक चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी, कहाँ पे हमने क्या यूज किया, कैसे यूज किया, आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे ग्राफ के बारे में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम एक साथ में पढ़ेंगे, हमने बीच में नहीं बताया, बीच में हम बता सकते थे लेकिन वहां पे अच्छे से समझ में नहीं आता। अब एक साथ में पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, हम देखने जा रहे हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट ऑर्डर में कौन कौन से ग्राफ हमें बनाना है वो हमने इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया है। तो पहली इक्वेशन है रेट और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में, रेट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बीच में हमें ग्राफ कैसा मिलेगा। तो गाइस देखते हैं, यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। एक तरफ लिखते हैं रेट, वाई एक्सिस पे लिखते हैं रेट, ये यहाँ पे क्या लिखा हमने रेट, और यहाँ पे लिखेंगे ए क्या है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेट जो है आपस में कैसे रिलेट करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स कर सकते हो। देखो mx लीनियर इक्वेशन है ये। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, क्योंकि y की पावर 1 है, x की पावर 1 है। क्योंकि 1 का मतलब a जो है a की पावर 1 है। 1 क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो a की पावर 1 है। अच्छा, तो इसमें कैसे आएगा, जिसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और वो भी कहाँ से जाएगा? जीरो से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, क्योंकि इंटरसेप्ट यहाँ पे जीरो है। तो ग्राफ ओरिजिन से जाएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, किसके लिए? फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये इक्वेशन हमने जब डेरिवेशन करवाई थी फर्स्ट ऑर्डर की, तो उसमें ये इक्वेशन आई थी। अच्छा, इस इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कभी कभी पूछ लेता है कि ln AT मतलब कि ln रिएक्टेंट कंसंट्रेशन नेचुरल लॉग के टर्म में और टाइम के बीच में बताना है। तो कैसे बनाएंगे इसको? बनाते ग्राफ भाई, देखते रहना। देखो इस इक्वेशन को कैसे रखेंगे हम? y इज इक्वल टू mx माइनस c। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू कुछ क्या है यहाँ पे? ln A0 इज द इंटरसेप्ट। मतलब जो ग्राफ हमारा स्टार्ट होगा वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा। कहाँ से? पॉजिटिव एक्सिस से, क्योंकि इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव में है। ग्राफ हमारा पॉजिटिव एक्सिस से कहीं यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा। अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है यहाँ पे। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अब देखते हैं स्लोप कैसा होगा। स्लोप अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ लाइन ऊपर की तरफ बनाएंगे, जैसे यहाँ बनाया। अगर स्लोप नेगेटिव होगा
तो लाइन नीचे की तरफ बनाएंगे। तो स्लोप क्या है, स्लोप यहाँ पे ये है, ये m, और m इज इक्वल टू क्या है, माइनस का k, माइनस के इज द स्लोप। तो ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, मतलब ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, किसके किसके बीच में बनाया, तो लिखे नहीं मैंने, ln 80 और टाइम के बीच में बनाया। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बना ये। अच्छा, यहां से लेकर के, जीरो से लेकर के इस पॉइंट तक की वैल्यू को क्या बोलेंगे, ये होता है इंटरसेप्ट। दिस इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट तो क्या है यहाँ पे, इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू क्या है, ln a0, जिसकी वैल्यू ln a0 है। स्लोप क्या है, स्लोप क्या है यहाँ पे, माइनस का स्लोप है। अच्छा, इसी इक्वेशन को अगर मैं लॉग के टर्म में मॉडिफाई कर दूं तब ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, तो देखते हैं गाइस, इसी इक्वेशन से बनाते हैं। अगर मैं लॉग के टर्म में इसको कर दूं कन्वर्ट, तब कैसे कन्वर्ट होगी, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, फिर इसको मिटा दूंगा। तो ln की जगह अगर log रखता हूँ तो 2.303 हो जाए, 2.303 log 80 क्या हो जाएगा, log 80 इक्वल टू, इधर भी हो जाएगा 2.303 log a0 माइनस का kt। अब इस इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड बाई 2.303, तो क्या ये कट जाएगा, यहाँ पर भी कट जाएगा, यहाँ पर नहीं कटेगा, तो क्या बचेगा, log 80 इक्वल टू log a0 माइनस का kt अपॉन में 2.303, ये बचेगा। अब इस इक्वेशन के लिए यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, तो मैं इक्वेशन को भी लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से और इक्वेशन को लिख देता हूँ। मैं स्लोप जो है, स्लोप यहाँ पे लिख देता हूँ, स्लोप जो है वो माइनस का k है। अच्छा, अब एक और इक्वेशन जो कि मैंने अभी बताई है, उस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख देते हैं, log 80 इक्वल टू log a0 माइनस का kt अपॉन में 2.303। अच्छा, अब इधर हम देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं इसको, क्योंकि इधर हमें एक और ग्राफ बनाना है। अच्छा, चलते हैं। तो इसके लिए हम इक्वेशन बनाते हैं, y इज इक्वल टू, ये तो हो गया c, ये हो गया आपका c, माइनस m इंटू एक्स। x की वैल्यू t ही रहेगी टाइम, लेकिन m की वैल्यू देखो चेंज हो गई। m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये वैल्यू आ गई। तो इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पे इसका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। पहली बात तो बनाएंगे किसके किसके बीच में हम, log 80 इज द एट टाइम t पे कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का, और हम टाइम के बीच में बनाएंगे। तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो इंटरसेप्ट की वैल्यू कुछ ना कुछ है, वो भी रहेगी। ग्राफ जो स्लोप है, स्लोप नेगेटिव में आ रहा है, स्लोप है वो आ रहा है माइनस का k अपॉन में 2.303। तो स्लोप नेगेटिव में आ रहा है तो ग्राफ नीचे को जाएगा, ऐसे ग्राफ बनेगा इसका। अच्छा, तो ये दोनों ग्राफ सेम है, दोनों ग्राफ एक जैसे हैं, बस यहाँ पे क्या है, स्लोप डिफरेंट है। इसमें स्लोप था माइनस के, इसमें स्लोप है माइनस के अपॉन में 2.303। अच्छा, तो हम नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं। इस ग्राफ में क्या होगा, यहाँ पे हमें t हाफ और k के बीच में, सॉरी इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाना है। तो t हाफ क्या है, हाफ लाइफ है, तो t 1/2 और इनिशियल मतलब जो कंसंट्रेशन है 80, इसके बीच में ग्राफ बनाना है हमें। ठीक है, 80 के बीच में ग्राफ बनाना है। 80 मीन्स रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अच्छा, तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा क्या इस पे डिपेंड करता है या इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हमने लिखवाया था t हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, मतलब ये ग्राफ कांस्टेंट होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे ले लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। अब जो टी हाफ है वो इस पर डिपेंड नहीं करती, मतलब ग्राफ एकदम सीधा जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन हम बढ़ाएं, कंसंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे लेकिन टी हाफ की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी, तो कांस्टेंट ग्राफ बनेगा इसका। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम अब बात करते हैं इस इक्वेशन के लिए। और ये इक्वेशन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में निकाला था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, जब रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियली कम होता है, उस चीज़ को कैसे समझते हैं? देखिए, तो ग्राफ जो है इसका ग्राफ किसके बीच में बनाएंगे? पहले ग्राफ को हम यहाँ पे बना लेते हैं। देखो किसके बीच बनाएंगे? AT और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे T। ठीक है, अब देखो क्या, यहाँ पे हम कैलकुलेशन कुछ करते हैं एट टाइम 0। जब टाइम 0 था, 0 टाइम को पुट करते हैं यहाँ पे, क्या आएगा? 0 टाइम को पुट करेंगे तो ये वैल्यू माइनस की 0 आएगी और e टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा? मतलब AT यहाँ पे आएगा, AT इज इक्वल टू A0 e टू द पावर 0, और किसी की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? AT की वैल्यू जो है एट टाइम t पे जो रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो इनिशियल के बराबर होगा। कब? जब टाइम 0 लेंगे। जब टाइम 0 लेंगे तो इनिशियल के बराबर होगा AT। मतलब क्या, जो AT की वैल्यू है वो यहाँ कहीं पे आएगी, कहाँ पे? A0। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, अब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी, ऊपर तो जा ही नहीं सकती, डिक्रीज करेगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी, लेकिन कहाँ तक जाएगी? क्या इसको कट करेगी? कहाँ पे कट करेगी? तो यहाँ पे देखते हैं एट टाइम इन्फिनिटी। अगर हम टाइम इन्फिनिटी ले लेते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? देखो इन्फिनिटी को पुट करो यहाँ पे, तो माइनस में इन्फिनिटी होगा, तो माइनस इन्फिनिटी को नीचे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो T इज इक्वल टू A0 अपॉन में e टू द पावर, ऊपर था माइनस में इन्फिनिटी, नीचे जाएगा प्लस में इन्फिनिटी, तो किसी की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फानाइट होता है, तो यहाँ पे आएगा A0 अपॉन में इन्फानाइट, और कोई नंबर अपॉन में इन्फानाइट इज इक्वल टू 0 होता है। तो AT का जो कंसंट्रेशन हो जाएगा, AT इज इक्वल टू 0। कब? जब टाइम इन्फिनिटी ले लेंगे, इन्फानाइट टाइम पे जो है कंसंट्रेशन इसका 0 होगा, मतलब इस एक्सिस को कहीं इन्फानाइट पे जाकर के मिलेगा, जाकर के कैसे? एक्सपोनेंशियली कम होगा, कम होते होते कहीं इन्फानाइट पे जाकर के मिलेगा, जाकर के यहाँ नहीं मिलेगा, इन्फिनिटी टाइम पे मिलेगा जाकर के। ठीक है, तो ये ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ इस इक्वेशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको जरूर याद रखना। तो ये सारे ग्राफ मैंने आपको बता दिए, और इसी से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जितना भी कुछ था, ग्राफ था, डेरिवेशन थी, सब कुछ मैंने आपको इस लेक्चर में बता दिया है। आई थिंक पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा।